गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक दिल की बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल की बात नहीं दोस्त, निर्मला सीतारमन और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के दिल की बात। जब वो 2019 में एज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली थी, सो उस टाइम पे उनका एक सपना था कि मेरे को देश के लिए कुछ ना कुछ महान काम करना है। उन्होंने देखा कि 2019 में आगे उन्होंने देखा कि जो कंपनीज एक्ट है वो ऑलरेडी 2013 में आ चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो 2017 है, जो जीएसटी है, जीएसटी ऑलरेडी फिर उन्होंने देखा कि जो इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट को जब उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया तो ना निर्मला जी को समझ में आ रहा था और ना ही जो जनता है उन्हें वो जो एक्ट है उसको समझ पा रहे थे। क्योंकि देखो जो पुराना इनकम टैक्स था 1961, वो उसमें इतने सारे चेंजेस आ चुके थे कि मोर देन 4 to 5 thousand की जो अमेंडमेंट्स है वो ऑलरेडी उस इनकम टैक्स एक्ट है उसमें आ चुकी थी। सो और कुछ जो प्रोविजंस थे, इतने सारे प्रोविजंस ऐसे थे कि जो आज के टाइम पे उनका कोई यूज ही नहीं था। वो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो आउटडेटेड हो चुके थे, तो उनकी आज के टाइम पे कोई भी रिलीवेंस नहीं थी। सो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। सो इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। जो एक्ट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द इंडिया। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये है कि हम जो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड है कि इंट्रोडक्शन कि क्या कब जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कैसे आया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। फिर है उसकी लेजिस्लेटिव टाइमलाइन, मेजर चेंजेस क्या क्या जो 1961 जो एक्ट था और उसमें जो एक्ट है उसमें आए हैं। और फाइनली हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे जो रिप्लेस सेक्शन है, कुछ जो नए जो फॉर्म्स आए हैं, जो फॉर्म चेंज हुए हैं, और जो अभी जो इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स हैं 2026 आए हैं, तो उस सब चीज़ों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन यही है कि जो 2000 जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सो अर्लियर जो 1961 था एक्ट था, उसको रिप्लेस करके जो नया एक्ट है वो 2025 ला दिया गया है। फिर अब बात करते हैं कि जो रीजन बिहाइंड द न्यू इनकम टैक्स है, कि जो नया जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको लेकर आने के क्या क्या रीजन है। एक्सटेंसिव अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ऑलरेडी इतनी सारी अमेंडमेंट आ चुकी थी कि मोर देन 4000 या 5000 अमेंडमेंट्स है। वो ऑलरेडी जो एनुअल फाइनेंस एक्ट हैं उनके थ्रू जो इतनी सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो आ चुकी थी। सो इसलिए हमने नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आए। फिर न्यूमरस एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, जो इतनी सारी जो एग्जम्पशन एंड डिडक्शन ऑलरेडी इस एक्ट में इन्वॉल्व कर दी गई थी। फिर रिड्यूस टैक्स बेस एंड इंक्रीज्ड लिटिगेशन। क्यों? कई बार क्या होता है कि जो छोटा छोटा अमाउंट के लिए इतने सारे लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए फिर है ट्रेडिशनल लीगल लैंग्वेज। जो ओल्ड 1961 जो का जो एक्ट था उसमें जो लैंग्वेज थी वो काफी लीगल थी, जो कि आज के टाइम पे उस चीज को समझना काफी डिफिकल्ट हो रहा था जो नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए। फिर फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर जो एंड आउटडेटेड प्रोविजन। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर था वो काफी डिफिकल्ट था, और जो प्रोविजंस थे वो काफी ऐसे प्रोविजंस थे जो आज के टाइम पे जिनका यूज ही नहीं था। जैसे मैं एक एग्जांपल बाद में भी डिस्कस करूंगा। इनकम टैक्स रूल्स में आए हैं कि जैसे जो एजुकेशन अलाउंस होता था पहले 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड होता था, बट आज के टाइम पे उसका 100 रुपीज का कोई यूज ही नहीं है, तो उस अमाउंट को 3000 पर मंथ पर चाइल्ड तक इंक्रीज कर दिया गया है जो नया इनकम टैक्स एक्ट है। सो जो काफी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिनका आज के टाइम पे कोई यूज ही नहीं था, सो वो सब जो प्रोविजंस हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है। सो ये थे हमारे की जो रीजन बिहाइंड था कि क्यों हमारा जो क्या 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 जो रीजन थे कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट हमें लेकर आना पड़ा। फिर बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफिकेशन, कि जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। डिजिटल इंटीग्रेशन, जो पहले जो असेसमेंट वगैरह होती थी वो डिपार्टमेंट में या उनके थ्रू होती थी, बट आज के टाइम पे मोस्टली जो अमेंडमेंट्स है वो फेसलेस असेसमेंट्स कर दी गई है। डिजिटल कंप्लायंस टू रिड्यूस
ह्यूमन इंटरफेस एंड करप्शन, ताकि जो करप्शन वगैरह है वो चीज़ें कम हो सके, तो उनके लिए जो फेसलेस असेसमेंट है वो स्टार्ट कर दी गई है। टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच, जो टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच है वो लेकर आए हैं, ताकि जो टैक्स पेयर्स है उनको इजीली रिटर्न फाइलिंग वगैरह सारी सारी जो चीज़ें हैं वो हो सके। ग्लोबल अलाइनमेंट reflect contemporary economic realities including taxation of digital assets and global income, ताकि जो इंटरनेशनली जो इनकम वगैरह जैसे जो वीडियो वगैरह वर्चुअल डिजिटल असेट्स वगैरह क्रिप्टो करेंसी वगैरह हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लेकर आए हैं। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव थे इनकम टैक्स एक्ट लेकर आने के। Here, the new Income Tax Act bill is designed to be clear, direct in its language, ensuring simplicity and ease of understanding for both taxpayers के लिए। फिर बात करते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 की लेजिस्लेटिव टाइमलाइन की। जो लेजिस्लेचर है उसमें कैसे कैसे जो ये एक्ट है ये पास हुआ है। हम बात करें जैसे 13 फरवरी को ओरिजिनल इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। जो 13 फरवरी है उस दिन जो बिल है 13 फरवरी 2025 को जो ये बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पास होने के लिए। फिर पार्लियामेंट्री 21 जुलाई 2025 को पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट्स विद 285 प्लस रिकमेंडेशंस। अपने जो उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, और फिर जो 8 अगस्त 2025 को ओरिजिनल बिल विड्रॉन फॉर रिवीजन के लिए जो बिल था वो उसको विड्रॉ कर लिया गया था। फिर 11 अगस्त रिवाइज इनकम टैक्स बिल पास्ड इन द लोकसभा। 11 अगस्त को पास होगा और रिवाइज इनकम टैक्स बिल पास इन द लोकसभा में पास हुआ, और फिर 12 अगस्त को जो बिल था वो राज्यसभा में पास कर दिया जाता है। फिर 21 अगस्त है, 21 अगस्त को जो प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल्स है प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, और जो फिर 21 अगस्त को जो ये एक्ट है ये नोटिफाई हो जाता है एक ऑफिशियल गैजेट में। सो यहीं से हमारी जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 इसकी स्टार्ट होती है, और जो एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 का। सो ये था बेसिकली लीगल टाइमलाइन, एक लीगल स्ट्रक्चर जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है जो कि आया है। फिर स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 819 से 536 तक उनको रिड्यूस कर दिया गया है। फिर चैप्टर्स है 47, पहले जो 47 चैप्टर्स होते थे अब उनको 23 चैप्टर्स में समराइज कर दिया गया है। फिर शेड्यूल 16 शेड्यूल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं अलग अलग, जैसे जो पहले जो एग्रीकल्चर इनकम वगैरह है उन सभी चीज़ों के लिए जैसे अलग अलग शेड्यूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। फिर कुछ न्यू टूल्स आए जैसे टेबल्स वगैरह। पहले जो एक्ट था वो डायरेक्टली एक फॉर्मेट में होता था, बट अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आए हैं उसको एक प्रॉपर एक टेबल्स की फॉर्म में वो जो फॉर्मूलाज हैं उनकी फॉर्म में उनको यूज़ करके, ताकि जो एक्ट है उसको इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो पाए, जो एक्ट है वो इजीली समझ पाए। सो ये था बेसिकली हमारा एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 2025 वो कैसे आया और जो क्या क्या उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव वगैरह थे। टैक्स एक्ट 2025 जो लेकर आए हैं तो उसमें क्या क्या जो मेजर चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो फर्स्ट एक जो टैक्स ईयर है उसकी जो डेफिनेशन आई है, पहले जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर होता था अब उस चीज को रिमूव करके अब एक जो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट टैक्स ईयर मीन्स द 12 मंथ्स पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा इन केस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, अगर कोई बिजनेस न्यू सेटअप होता है, और ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन एनी फाइनेंशियल year. The tax year shall be the period beginning with the date of setting up of such business or profession or the date on which such source of income newly come into existence and ending with the said finance। जो बेसिकली जो हम बात करते हैं कि जो मेजर चेंजेस क्या क्या जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट्स वगैरह हैं उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस आए हैं। सो ये जो पहले जो फाइनेंस एक्ट 2025 आया था तो उसी वाले जो सेम ही हैं, जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 4 लाख कर दी गई है। जैसे ये कि जो अप टू 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 से 12, बल्कि जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी कर दी हैं, ताकि पहले जो काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी अब एक स्टैंडर्ड स्लैब कर दिया गया है कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, और जो 24 से अब वो होगा वो जो पूरा का पूरा जो इनकम पूरी जो इनकम होगी वो 30% पे जो टैक्स है वो कर दी जाएगी। सो 0%, 5%, 10,
15, 20, 25 एंड 30%। फिर है नो टैक्स लाइबिलिटी अप टू द 12 लाख, अप टू ₹12 लाख। जब जो जो न्यू स्कीम है उसमें अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 12 लाख तक की है तो उस पर कोई भी आपका जो टैक्स है वो नहीं होएगा। कि जो अप टू 12 लाख की जो इनकम होगी उस पर एक पहले जो रिबेट का कॉन्सेप्ट होता था 87 एक ही रिबेट बोल देते हैं, अब वो जो सेक्शन आ गया है वो है 156 का। सो 156 का जो सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसमें जो रिबेट का जो अमाउंट है वो 60,000 है। फॉर So under the new scheme, new regime, individual earning up to ₹12 lakh taxable income will not be required to pay any tax। कोई भी जो टैक्स है उसको पे करने की जरूरत नहीं है। The relief is enhanced through an enhanced rebate under section now 156 का of ₹60,000 अर्ली जो पहले 25,000 रुपए की जो रिबेट होती थी फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट से अदर देन स्पेसिफाइड रेट इनकम से with the inclusion of ₹75,000 standard deduction। Salaried individuals may effectively enjoy tax-free income of nearly 12.75 lakh depending upon the salary structure। की अब जो 75,000 की जो पहले भी 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था उसको रिड्यूस करने की वजह से अगर आपकी कोई जो इनकम है जो सैलरीड पर्सन है उनकी 12,75,000 अगर इनकम भी है तो उसे केस में वहाँ तक की जो इनकम है वो भी टैक्स फ्री होगी हो जाएगी। फिर है कि कुछ जो डिडक्शन है ये ऑलरेडी पहले ऐसा चीज़ है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कंटिन्यूस वो सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए जो ऑलरेडी बजट 2025 में आ गया था। ओनली सिलेक्टेड डिडक्शन आर रिटेन इंक्लूडिंग जो employer contribution to the NPS and the interest deduction on housing loan for लेट आउट प्रॉपर्टीज की जो ये सब जो डिडक्शंस हैं ये न्यू स्कीम में अलाउड है। और जो कुछ जो डिडक्शन जैसे ATC से जो HRA वगैरह ITD की जो डिडक्शंस हैं वो केवल जो ओल्ड स्कीम है उसी में रखी गई है, न्यू स्कीम में इनका कोई भी जो बेनिफिट है ये नहीं है। फिर है कुछ TDS और TCS का जो पार्ट है। बजट 2025 में प्रोपोजेज रिड्यूसिंग TCS का जो रेट है उनको चेंज कर दिया गया है। रिड्यूस TCS रेट, द रेट फॉर LBS जो स्कीम है फॉर एजुकेशन एंड द मेडिकल पर्पज के लिए उसको जो रिड्यूस करके 2% कर दिया गया फ्रॉम 5% से। पहले 0% TCS होता था कि जो TCS का जो रेट है वो 0% होगा अप टू 10 लाख तक का, जो कि पहले 7 लाख की जो लिमिट होती थी। अगर और अबाउट 10 लाख द अमाउंट विल जो रेट विल बी 2%। फिर है कुछ ओवरसी टूर पैकेज। ओवरसी टूर पैकेज के लिए जो TCS का जो रेट होगा वो रिड्यूस कर दिया गया है 2% फ्रॉम द 5%। तो ये थे बेसिकली जो TDS और TCS का पार्ट था। फिर जो STD सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया गया ताकि जो अनफेयर जो ट्रेडिंग है उस चीज़ को रोक सके। जो फ्यूचर्स हैं उस पर STT इंक्रीज कर दिया गया 0.02% से 0.05% ऑन द सेल। बाकी ये ऑप्शन प्रीमियम है, एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, इन पे भी जो टैक्स का STT है वो इंक्रीज कर दिया गया है। फिर जो ये मेन कॉन्सेप्ट आता है जो रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। जो फाइनेंस एक्ट 2026 आया है प्रपोज एक्सटेंडेड डेडलाइंस फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न टू March 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर। कि जो रिवाइज रिटर्न करने की जो डेट थी पहले वो 31 दिसंबर तक होती थी, बट जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया जो इसमें इस डेट को इंक्रीज करके इसको इंक्रीज करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। बट उसके लिए 31 मार्च कर दिया, बट उसके लिए कुछ और इन्होंने अप्लीकेबल कर दिया। दिस अलाउज मोर टाइम टू करेक्ट एरर्स बट रिवीजन मेड आफ्टर 9 मंथ। अगर 9 मंथ्स के बाद अगर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की है तो भी द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल इनकर फीस ऑफ 1,000 से लेकर 5,000 रुपीज तक के जो चार्जेस हैं वो लगा दिए गए हैं। एक्सटेंडेड डेडलाइंस, रिवाइज रिटर्न की जो डेडलाइन वो 31 मार्च कर दी गई। नॉमिनल फीस इम्पोज्ड, अगर आप 9 मंथ के बाद अगर जो ITR है रिवाइज रिटर्न है वो फाइल करते हो तो 1,000 रुपीज़ का जो फीस होगी इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, और जो 5,000 इन एनी अदर केसेस, जो बाकी के सब जो केसेस होंगे उसमें जो लेट फीस होगी वो 5,000 रुपीज़ कर दी गई है। सो बेसिकली जो रिवाइज रिटर्न करने का ठीक है फ़ायदा है कि हाँ बाई चांस कई बार अगर 31 दिसंबर तक अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 मंथ्स का एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दिया गया है। ये कुछ ITR के जो डेट्स वगैरह हैं। सेक्शन 263, अब जो सेक्शन है
पहले 139 में जो ITR के जो डेट्स वगैरह थी वो आती थी, जो सारे के सारे प्रोविजन, बट अब उसको जो चेंज करके 263 में कर दिया गया है। ITR 1 एंड ITR 2 के लिए 31 जुलाई, ITR 3 एंड 4 जो नॉन ऑडिट वाले हैं उनके लिए 31 अगस्त, जो ITR 3 एंड ITR 4 हैं जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह होती है तो उनके लिए 31 अक्टूबर, एंड जो बिलेटेड रिटर्न है उनके लिए जो डेट है वो 31 दिसंबर कर दी गई है। सो ये थे बेसिकली हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया 2025 में। सो ये सब जो सारे चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2026 से। सो ये थे बेसिकली जो कि प्रोविजंस हैं, और जो ये हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट के जो न्यू स्लैब रेट्स आए हैं। सो 4 लाख तक का नील, और 4 to 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 लाख to 16 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 लाख से 25% और अबो 24 लाख अगर कितनी भी इनकम होगी तो उस पर 30% का जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो लगा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, and wish you have a good day. So thank you, bye bye, and take care.